जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 25 फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? आपके ऑप्शंस हैं बेकुरल, क्यूरी, फैराडे, रदरफोर्ड। तो दोस्तों, रेडियोधर्मिता की जो एसआई इकाई होती है वह बेकुरल होती है। ऑप्शन ए सही होगा। कुछ मूल भौतिक राशियां हैं, मैं उनके मात्रकों के बारे में बता देता हूं। जैसे लंबाई का चिन्ह जो होता है उसे m से दर्शाते हैं और उसका मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान भौतिक राशि का मात्रक जो है किलोग्राम होगा। समय का सेकंड होगा। विद्युत धारा का एम्पियर होगा। ताप का केल्विन होगा। पदार्थ की मात्रा का मोल होगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा। तो ये कुछ जो है भौतिक राशियों के मात्रक थे, इसे याद रखिएगा। प्रश्न के अनुसार आपका रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो है बेकुरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? आपको बताना है कि यदि कोई वस्तु को वृत्ताकार पथ में जो है घुमाते हैं तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा? तो दोस्तों, ऑप्शन इसमें ए सही होगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर जो किया गया कार्य है वह शून्य होता है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन भी शून्य होता है। इस कारण से जो है किया गया कार्य भी जो है शून्य होगा। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? आपको बताना है इन निम्नलिखित जो राशियां हैं उनमें से कौन सी ऐसी राशि है जिसका स्थान बदल जाए फिर भी जो है उसका मान परिवर्तित नहीं होगा। आपके ऑप्शंस हैं द्रव्यमान, वजन, घर्षण के कारण बल और गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों, ऑप्शन इसमें ए सही होगा, द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, जबकि वस्तु का भार अर्थात वजन जो होता है वह स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। इसलिए जो है ऑप्शन इसमें ए सही होगा, द्रव्यमान। चौथा क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। आपको बताना है कि कोई वस्तु है तो उसका भार सर्वाधिक कहाँ होगा? ध्रुवों पर होगा, भूमध्य रेखा पर होगा, उष्ण कटिबंधों पर होगा या उपोष्ण कटिबंधों पर होगा? तो ऑप्शन दोस्तों इसमें ए सही होगा, ध्रुवों पर। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक जो है पोल्स पर होता है, ध्रुवों पर होता है, क्योंकि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर जो है सबसे कम होता है। यदि आपसे एग्जाम्स में पूछता है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होगा तो वह ध्रुवों पर सर्वाधिक भार होगा, और सबसे न्यूनतम भार कहाँ होगा तो वह विषुवत रेखा पर होता है या भूमध्य रेखा पर होता है। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँचवा, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा? तो आपके ऑप्शन हैं लाल, बैंगनी, नारंगी और नीला। ऑप्शन इसमें आपका बी सही होगा, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है। दोस्तों, किसी माध्यम में किसी तरंग से किसी कण द्वारा एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे जो है उसका तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसा कि एक बार मैं और बता देता हूँ कि किसी माध्यम में किसी तरंग से किसी कण द्वारा एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करेगी वह जो है उसकी तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है और सबसे कम जो है बैंगनी रंग की होती है, जबकि सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन जो है लाल रंग का होता है। तो इसमें कन्फ्यूज मत कीजिएगा। मैं पुनः बता दे रहा हूँ कि सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होगी और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होगी, जबकि सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन जो है लाल रंग का होता है। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन बी सही होगा, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति कौन सी होती है? आपको बताना है हवा में जो है ध्वनि की भी गति से जो अधिक गति होगी वह कौन सी होगी? सुपरसोनिक होगी, सोलर होगी, इंफ्रासोनिक होगी, अल्ट्रासोनिक होगी? तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, सुपरसोनिक। ध्वनि की गति से अधिक पिंड की गति जो होगी वह सुपरसोनिक गति के रूप में जानी जाती है।
किसी पिंड की गति को मैक संख्या में व्यक्त करते हैं, मैक संख्या में मापते हैं। यदि किसी पिंड की गति की मैक संख्या 1 से अधिक होती है तो उसे सुपरसोनिक गति में रखते हैं या उसे सुपरसोनिक गति कहते हैं। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो उस चाल को अति पराध्वनिक या हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो ये जो है 1 मैक संख्या से अधिक है तो सुपरसोनिक है, 5 मैक संख्या से अधिक है तो हाइपरसोनिक कहलाएगी वो। जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है और इस विक्षोभ को संचरण का परघाती तरंग कहते हैं, जिसे हम शॉक वेव्स के नाम से जानते हैं। तो आपको जो है पता लग गया कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति जो है सुपरसोनिक होती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है। आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा जो छवि बनाई जाती है, प्रतिबिंब बनाया जाता है, वह कैसा होता है। तो यह जो है आभासी और सीधी होती है। ऑप्शन आपका बी सही होगा, आभासी और सीधा। ये आप जो है एक कोई कांच की प्लेट ले लीजिए और एक तरफ उसके जो है पॉलिश की गई हो तो वह आपका समतल दर्पण हो जाएगा। प्लेन होगी जो कांच की प्लेट, एक तरफ उसमें पॉलिश कर दी जाए तो जैसे कि आपने घर में देखा होगा शीशा वगैरह होता है। तो समतल दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वह हमेशा जो है आभासी होते हैं और सीधे होते हैं, क्योंकि जो परावर्तित किरणें हैं किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं है इसमें, वरन या अपितु जो है प्रतिबिंब से झुकती हैं और झुकती हुई प्रतीत दिखाई देंगी। इसलिए किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर पाती हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपका समतल दर्पण द्वारा बनाई गई जो छवि होगी वह आभासी और सीधी होगी। आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु को उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। दोस्तों आप लोग जो है इसकी जो है इस जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के मध्य वस्तुओं को रख करके जो है प्रश्न पूछता है, उनकी स्थिति, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की जो स्थिति के बारे में प्रश्न पूछता है। इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। मैं बता दे रहा हूँ आपको। अवतल दर्पण के विषय में यदि वस्तुओं के प्रतिबिंब के बारे में पूछता है तो अनंत पर यदि वस्तु रखी गई है और प्रतिबिंब की स्थिति फोकस बिंदु पर होगी हमेशा, और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक होगा, उल्टा होगा एवं बिंदु के आकार को होगा। यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखी है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति होगी और जो उसका प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। इसके बाद वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा एवं वस्तु के समान बनेगा। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसे ही याद कर लीजिएगा। उसके बाद में वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में यदि हम वस्तु को रखते हैं तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी और जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। इसके बाद फोकस बिंदु पर यदि हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये तो थी अवतल दर्पण के बारे में। इसी तरह जो है आप लोग उत्तल दर्पण के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। बाकी आते हैं अपने जो है प्रश्न पर। यदि किसी वस्तु को उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र पर, यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब हमेशा जो है वास्तविक और समान आकार का बनता है यदि जो है वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। कक्षा 10 की जो है एनसीईआरटी की पुस्तक में भी आपको ये मिल जाएगा। जो है 12वीं की जो है फिजिक्स की बुक में भी आपको जो पहला चैप्टर है उसमें भी मिल जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है। तो यह जो है अपवर्तन के कारण ऐसा दिखता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है अपवर्तन के कारण दीर्घवृत्ताकार दिखाई पड़ता है। अपवर्तन से बहुत प्रश्न आते हैं, जैसे रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना भी जो है अपवर्तन के कारण ही होता है। जल के अंदर पड़ी मछली वास्तविक गहराई से ऊपर प्रतीत होती है, तो ये भी जो है अपवर्तन का ही उदाहरण है। द्रव में डूबी छड़ हमेशा टेढ़ी दिखाई पड़ती है, ये भी जो है अपवर्तन के कारण ही है।
इसके अतिरिक्त सूर्योदय के कुछ समय पहले एवं सूर्य के कुछ समय बाद जो है, जिसे हम सूर्योदय एवं सूर्यास्त कहते हैं, तो उस समय जो है सूर्य क्षितिज के नीचे दिखाई पड़ता है, तो ये भी जो है अपवर्तन का कारण है। तो आपका ऑप्शन इसमें ए सही होगा, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है कि वह विकार या वह जो है रोग जो आँखों में होता है, जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहते हैं, तो वह जो है मायोपिया कहलाती है। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको जो है इनकी परिभाषा बता देता हूँ, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की। जैसे जो है आपने पढ़ा होगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसे नज़दीक की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु जो है नहीं दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए हमेशा जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्स में पूछता है कि मायोपिया के निवारण के लिए या निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ तक कि दूरदृष्टि दोष की बात है, हाइपरमेट्रोपिया की बात है, इस रोग में व्यक्ति जो है दूर की वस्तुएं तो साफ दिखलाई पड़ती हैं, परंतु नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखलाई नहीं पड़ती हैं, और इसके निवारण के लिए जो है हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न के अनुसार आपका जो है ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस रंग का जो विचलन कोण होगा वह सबसे कम होगा। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, तो इसमें जो है लाल रंग का जो विचलन कोण होता है वह सबसे कम होता है। लाल रंग का रक्तवर्ण भी जो है, लाल रंग है, इसको रक्तवर्ण भी कहा जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य लगभग 625 एम से 740 nm तक होता है। तो प्रश्न के अनुसार आपका जो है लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम जो है लाल का होता है, और सबसे अधिक जो है बैंगनी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें किसकी कोटिंग होती है। आपको बताना है कि ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं, बिजली का संचार जिनमें होता है, उनके ऊपर जो है किसकी कोटिंग की जाती है। तो दोस्तों ये जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ऑप्शन आपका ये सही होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग जो है बिजली संचारित करने वाले तारों में किया जाता है। और यह एक अक्रिस्टलीय ताप सुघट्ट कठोर पदार्थ होता है, जिस पर ऊष्मा तथा रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका प्रयोग घरों में बिजली के वायर में हो गया, पाइप में, केबल में, इंसुलेशन में, फर्श पर बिछाने वाली चादरों में, अलग अलग प्रकार से जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। 13वां प्रश्न है आपका, एसी और डीसी किस रूप में जो है कार्य करते हैं। तो एसी और डीसी जो है धारा के प्रवाह के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन इसमें ए सही होगा, एसी और डीसी चार्ज के प्रवाह या धारा के रूप में इनका कार्य होता है। यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता रहता है, तो यह जो है दिष्ट धारा कहलाती है, जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं या डीसी कहते हैं। यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समांतर रूप से आगे और पीछे हो रहा हो, तो वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, एसी। विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त पूछता है कि एसी को डीसी में चेंज करने वाली जो युक्ति है उसे क्या कहते हैं, तो वह जो है रेक्टिफायर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि इंसुलेटर का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इंसुलेटर मतलब होता है विद्युत रोधी, मतलब विद्युत रोधी जो विद्युत का प्रतिरोध करे। तो दोस्तों इसमें जो है मानव शरीर जो है इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है, क्योंकि मानव शरीर में यदि आपको करंट लगेगा तो विद्युत प्रवाह होना तय है। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, या उनमें से धारा जो है समान स्थितियों में बहुत कम ही जो है प्रवाहित होती है, बहुत कहें तो ना के बराबर प्रवाहित होती है। जैसे आपका रबड़ है, हीरा है, कांच है, पीवीसी है जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, और उसके बाद में जो सूखी लकड़ी है, वेकेलाइट है, ये सारी चीज़ें जो है इनमें धारा का प्रवाह ना के बराबर होगा या बहुत ही कम होगा। और जबकि मानव शरीर है तो उसमें जो है प्रवाह होना तय है, इसलिए जो है इसमें यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा कि यह एक इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। आपका 15वां क्वेश्चन है,
यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा का पर क्या असर पड़ता है। आपको बताना है कि यदि प्रतिरोध, जैसे भी मैंने बताया था कि धारा बह रही है, यदि धारा में प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगी, धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह शून्य हो जाएगी, कम हो जाती है या स्थिर हो जाती है, दुगनी हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो है ये ऑप्शन ये जो है आपका गलत है, तो आपको जो है ऑप्शन बी सही होगा, सिर्फ कम हो जाती है। जब प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है तो विद्युत धारा जो है कम हो जाती है, ऑप्शन इसमें बी सही होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कारण क्या है। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा कम हो जाती है, क्योंकि प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर और उससे प्रभावित विद्युत धारा के अनुपात को जो है उसका जो है प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत का प्रतिरोध कहते हैं, और इसे जो है ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा उपकरण है जो परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, या जो है इलेक्ट्रोमीटर है। दोस्तों आपको इसमें जो है ऑप्शन आपका जो है ए सही होगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है, ऑप्शन ए सही होगा। इसके अतिरिक्त एमीटर की बात करें तो यह जो है विद्युत धारा को जो है एम्पियर में मापने वाला यंत्र है। वोल्ट मीटर जो आपका होता है ये किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। जबकि इलेक्ट्रोमीटर जो है विद्युत आवेश मापने का यंत्र होता है। तो इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश मापने का यंत्र, वोल्ट मीटर आपका जो है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए, एमीटर किसी जो है विद्युत धारा को जो है एम्पियर में मापता है, जबकि गैल्वेनोमीटर जो होता है विद्युत धारा का पता लगाता है। तो ऑप्शन जो है आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है। आपको बताना है टंगस्टन का जो है प्रयोग विद्युत बल्ब में क्यों करते हैं। तो टंगस्टन का प्रयोग जो है इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो है उच्च गलनांक होता है, गलनांक जो है उच्च होता है, ऑप्शन इसमें बी सही होगा। टंगस्टन धातु का प्रतिरोध अधिक होता है, साथ ही इसका जो गलनांक होगा वह 3380 डिग्री सेल्सियस इतना ऊंचा होता है। अतः प्रतिरोध अधिक होने के कारण अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे बल्ब के तंतु का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है। गलनांक अधिक होने के कारण ये ताप पर भी को जो है असर नहीं डालता, और ताप पर भी नहीं जो है गलनांक जो उसका बल्ब का तंतु है वह गलता नहीं है, नहीं गलेगा, और टंगस्टन का प्रयोग इसीलिए जो है उसमें विद्युत बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें जो है इसका जो मैंने बताया कि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि बल्ब में आप जो है कितनी भी धारा प्रवाहित करा रहे हैं तो आप 3380 डिग्री जो है तो प्रयोग करेंगे नहीं, तो इसलिए जो है इसमें टंगस्टन का प्रयोग करते हैं और वो गलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो विभवांतर को बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। अमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, बैटरी है, या जो है आपका वोल्ट मीटर है। दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन बैटरी सही होगा, ऑप्शन सी सही है, बैटरी। बैटरी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का एक स्रोत है। बैटरी में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, और जब हम जो है बैटरी का प्रयोग करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर के हमें प्राप्त होती है। एग्जाम्स में पूछता भी है कि कौन सा ऐसा जो है युक्ति है या यंत्र है जो हमें रासायनिक ऊर्जा जो हमें जो है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो वह बैटरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MOS का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है MOS का पूर्ण रूप क्या है। तो MOS का पूर्ण रूप होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक। यह कंप्यूटर के माइक्रोचिप के अधिकांश भाग में जो निर्मित ट्रांजिस्टर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो है या उसमें जो है जो अर्धचालक लगते हैं वे इन्हीं के लगते हैं, MOS के या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो होते हैं वे इसी के होते हैं। और इनका जो इनमें जिससे ये बनाए जाते हैं वे अर्धचालक
जो भी सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं वह सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपका ए सही होगा। MOS का जो फुल फॉर्म होगा वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण होता है। आपको बताना है कि तारों में जो प्लाज्मा बनता है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है उच्च तापमान। ऑप्शन ए सही होगा। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण जो है उच्च तापमान होता है। जैसे हम सूर्य को ले सकते हैं, सूर्य भी एक तारा है, और जब तारे में या सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है तो हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित हो जाती है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो है उत्सर्जित करने लगती है। और इस दौरान सूर्य के केंद्र का जो तापमान होता है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसके जो केंद्रीय भाग है, इस स्थिति में जो इसका केंद्रीय भाग है उसे अर्ध तरल कहते हैं या प्लाज्मा कहते हैं, या प्लाज्मा की अवस्था में वह पहुंच जाता है। पृथ्वी सतह पर प्लाज्मा नहीं पाया जाता है क्योंकि पृथ्वी सतह पर उच्च घनत्व तथा कम तापमान पाया जाता है। मतलब पृथ्वी की सतह पर उच्च घनत्व होता है और कम तापमान होता है, जबकि सूर्य पर उच्च तापमान की उपस्थिति होती है, इसलिए जो है वहाँ पर प्लाज्मा आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। और सूर्य इसलिए मैंने उदाहरण दिया क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। 21वां आपका जो प्रश्न है वह है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टरों में जो है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जो है प्रश्न को घुमाते हैं। यहाँ होगा कि इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में जो है ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होगा, तो होगा यूरेनियम का। यूरेनियम का जो प्रयोग होता है वह ईंधन के रूप में किया जाता है। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉन पड़ते हैं, तो एक यूरेनियम नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है और 3 नए जो है न्यूट्रॉन को उत्सर्जित करता है। और ये जो नए न्यूट्रॉन्स हैं ये यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, श्रृंखला बनती है, और इसी श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित कर परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो मेरा उद्देश्य इसीलिए जो है प्रश्न को घुमाने का था कि आप लोग समझ सकें कि यूरेनियम का जो प्रयोग है वह नाभिकीय रिएक्टरों में क्यों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो आविष्कार है वह निकोला टेस्ला ने किया था, निकोल टेस्ला ने किया था। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। इसके अतिरिक्त जो है ग्रामोफोन का जो आविष्कार है वो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन। और आइजैक न्यूटन के द्वारा आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम का जो आविष्कार किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। और एक्स किरणों की खोज की अगर बात करें तो ये जो है रोंटजन आता है एग्जाम्स में, चालकता जॉन बार्डीन पूछेगा। रडार का जो है रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था, तो इसे जो है याद रखिएगा। प्रश्न के अनुसार आपका निकोला टेस्ला है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। E=mc²। देखिए फिर से जो है आ गया, अभी मैंने आपको बताया कि जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था, तो उन्हीं से संबंधित एक सवाल और आ गया। E=mc² का जो सूत्र है वह जो है किसने दिया था। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों जो है 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान व ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया था, और जिसे जो है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध भी कहा जाता है। और उन्होंने इसे जो है प्रतिपादित किया और एक सूत्र दिया E=mc²। और जो है इस तरह से उन्होंने कहा कि द्रव्यमान ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बल्कि एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। MRI किसका संक्षिप्त रूप है। आपको बताना है MRI इनमें से किसका संक्षिप्त रूप है, तो आपको उसका फुल फॉर्म बताना है। तो MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा। यह जो है चिकित्सा प्रतिबिंबन की एक तकनीकी है, अर्थात जो है जब हम कोई मेडिकल जो है चेकअप के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो है बॉडी का जो चेकअप होता है, तो उसको उसमें जो है मशीनों के द्वारा MRI जो स्कैनिंग होती है, तो उसमें जो है हमारी बॉडी के अंदर के हिस्से की जो हमारे दो बीमारियां हैं वह जो है इसके अंतर्गत छाप दी जाती हैं। इन शरीर के अंगों का जो चित्र है वह इसके तहत जो है प्राप्त किया जाता है। इनमें जो है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का भी प्रयोग
करते हैं, जिससे हमारे जो अंदर के शरीर के चित्र हैं उस पर अंकित हो जाए। और एक प्रश्न पूछता है कि यह किस जो है प्रणाली के अंतर्गत होता है, तो इसे जो है चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी कहते हैं, MRT भी कहते हैं। रेमंड वी दमिदियन जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम 1977 में MRI का जो है प्रयोग किया था, या जो है कह सकते हैं कि ये MRI के आविष्कारक माने जाते हैं, रेमंड वी दमिदियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 25वां क्वेश्चन है बादलों के घर। दोस्तों यहाँ पर जो है प्रश्न आपका होना था, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। यहाँ पर जो है गर्जन होना था, गर्जन के दौरान जो है किस प्रकार का जो है ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो वह गतिज ऊर्जा जो को प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। बादलों की जो गर्जना होती है, गतिज ऊर्जा को जो है बादलों के टकराने के कारण ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वही सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है कि बादलों की जब गर्जना होती है तो वह गतिज ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। आपका जो है ऑप्शन बी सही होगा। तो दोस्तों ये थे 25 जो है फिजिक्स के क्वेश्चन। कहीं थोड़ा सा जो है लिखने में जो है गलती हो गई है, बाकी मैंने उसको समझा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।